वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड वाला जो पार्ट है कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, सेकंड वाला पार्ट है उसकी तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर जातिवाद और सांप्रदायिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पर लगभग हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के, और इंग्लिश के तो वो भी आप देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे। और आप टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। आपको व्हाट्सएप से जुड़ने का लिंक, टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक और फेसबुक पेज से जुड़ने का लिंक आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बात करते हैं जातिवाद की। तो देखिए जातिवाद क्या है। स्वतंत्र जो भारतीय समाज है, विशेष तौर पर हिंदू समाज जो है, वो लंबे समय से सामाजिक तौर पर जाति व्यवस्था में विभाजित रहा है ना? और उम्मीद ये थी कि स्वतंत्रता के पश्चात जब देश में लोकतंत्र लागू हो जाएगा, स्वतंत्रता आ जाएगी, तब ये जातिवादी व्यवस्था धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, ये दोष समाप्त हो जाएगा जाति व्यवस्था में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था में जाति का जो स्वरूप है, जाति का जो प्रभाव है वो बढ़ता गया। जाति की जो विखंडनकारी प्रवृत्ति है, समाज को तोड़ने वाली प्रवृत्ति है, वो बढ़ती गई, है ना? तो बात करते हैं जाति और जातिवाद का स्वरूप। देखिए जाति और जातिवाद का जो स्वरूप है, बात उसकी करते हैं। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि हिंदू जो समाज है वो आरंभ में वर्ण व्यवस्था में बना। चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी। ऋग्वेद में उसका वर्णन किया गया है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना, उसकी रक्षा करना। क्षत्रियों का कार्य रक्षा करना, है ना। वैश्य का काम उत्पादन करना और शूद्र का काम सेवा करना निर्धारित किया गया। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित थी। यानी कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के भी शूद्र का कार्य कर सकता था, वैश्य का कार्य कर सकता था, क्षत्रिय का कार्य कर सकता था। यानी वंश के आधार पर, पिता की जाति के आधार पर पुत्र की जाति निर्धारित नहीं होती थी, वर्ण निर्धारित नहीं होता था। योग्यता और गुणों के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। आगे चलते चलते ये जो व्यवस्था थी वर्ण की, धीरे धीरे वंशानुगत होती गई, और वंशानुगत होने के साथ साथ सभी वर्णों के विशिष्टगत कार्य निर्धारित हो गए। जैसे वैश्य वर्ण में बहुत सारी जातियां हैं जो उत्पादन करने का कार्य करती है, व्यवसाय करने का कार्य करती है, तो उनकी अलग अलग जातियां बन गई। आनुवंशिक आधार पर उनका गठन हो गया। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, बनिए का बेटा बनिए, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, राजपूत का बेटा राजपूत। इस प्रकार की व्यवस्था समाज में विकसित होने लगी और ये जाति व्यवस्था का दूषित रूप सामने आने लगा, विखंडनकारी रूप सामने आने लगा। अब इसके बाद अगली चीज आती है कि ये स्वरूप खराब था, शोषणकारी था, लेकिन विखंडनकारी नहीं था, यानी समाज को तोड़ने वाला नहीं था। कुछ वर्गों का, कुछ जातियों का जो निश्चित दर्जे की जातियां थी उसका इस व्यवस्था को खूब शोषण हुआ। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति अपनाई, फूट डालो राज करने के लिए, और इसी के तहत उन्होंने क्या किया, इस हिंदू धर्म की जो एकता थी उसको तोड़ने के लिए, भारत में आपस में लड़ाने के लिए, इस जाति व्यवस्था का जो जहर है वो समाज में घोलना शुरू किया, और जातीय आधारित जो राजनीति उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की। यहाँ पर अंग्रेजों के समय में जो भारत के शूद्र थे, भारत के जो दलित थे, उनके लिए अलग से
चुनाव क्षेत्र आरक्षित करने की बात की गई। जैसे 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित किए गए थे, इसी प्रकार दलितों को, पिछड़ों को हिंदू समाज से अलग मानते हुए अंग्रेजों ने उनके लिए अलग से चुनाव व्यवस्था अलग से प्रस्तुत करने की बात कर दी 1935 के अधिनियम। और उस समय गांधी जी इस चीज को समझ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में गांधी जी और अम्बेडकर जी दोनों को इस बात की समझ में आ गई कि ये अंग्रेजों की भारतीय जो समाज है उसको तोड़ने की एक चाल है, तो उन्होंने समझौता किया और ये जो अलग से चुनाव व्यवस्था थी इसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद उम्मीद ये थी कि स्वतंत्रता आएगी और स्वतंत्रता आने के साथ साथ लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र आने के साथ सभी को समान अधिकार मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, राजनीतिक रूप से सहभागिता बनेगी। तो इससे लोगों की जो पुरातन सोच है, रूढ़िवादी सोच है, वो खत्म होगी और जो जाति व्यवस्था है उसमें शिथिलता आने लगेगी। लेकिन हुआ इसका उलट। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति और जाति का ऐसा गठजोड़ हुआ कि जातिवाद और ज्यादा बड़ा है ना। इसी पर के एन मेनन ने कहा है, के एम मेनन ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। यानी कि पहले भारतीय समाज में जाति व्यवस्था काफी गहराई से जड़ जमा चुकी थी, लेकिन राजनीति में उसका इतना प्रभाव नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनीति में उसका प्रभाव बढ़ता चला गया है। मॉरिस जोन्स की कोटेशन और इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी कोटेशन देते हैं मॉरिस जोन्स और भारतीय राजनीति पर काफी अच्छा इनका विश्लेषण है। तो मॉरिस जोन्स ने कहा है जाति के लिए राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति के लिए भी जाति का बहुत महत्व है ना। आधुनिक भारतीय समाज में, आधुनिक भारतीय राजनीति में जाति के लिए भी राजनीति इंपॉर्टेंट है। यानी सभी जातियां राजनीति में इन्वॉल्व हो रही है, अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रही है और राजनीति भी जातियों को संगठित कर रही है एक मुश्त वोट बैंक के रूप में। यानी कि अगर आज एक पार्टी एक जाति को अपने पक्ष में करती है तो उस जाति के सारे वोट उसको मिल जाए, उसको ये फायदा है। और जाति को ये फायदा है कि अगर वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर वो सत्ता में आती है तो उनके सारे काम होते चले जाएंगे, जो भी राजनीतिक फायदे के काम करना चाहते हैं वो होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि जाति है क्या। तो बात करते हैं जाति का अर्थ। तो जाति एक वर्ग है जो आनुवांशिक आधार पर होता है। आनुवांशिक यानी कि जन्म के आधार पर, जिस घर में, जिस वंश में, जिस कुल में जन्म हुआ है बच्चा अपने जन्म के साथ अपनी जाति लेकर के पैदा होता है ना। कुम्हार के घर पैदा हुआ बच्चा ऑटोमेटिक कुम्हार जाति का हो गया, नाई के घर पैदा हुआ ऑटोमेटिक नाई जाति का हो गया, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ऑटोमेटिक ब्राह्मण जाति का हो गया। तो आनुवांशिकता पर आधारित पहली चीज तो ये है ना। आनुवांशिकता पर आधारित वर्ग, वर्ग का मतलब जो समाज से अपने आप को अलग समझे। जैसे ब्राह्मण है वो अपने आप को समाज से अलग समझते, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण वर्ग अलग है। इसी प्रकार सभी जाति के अपने अपने वर्ग है, अपने अपने संगठन है, अपने अपने रीति रिवाज है, वो अपने आप को बाकी से अलग समझते हैं और वो सामाजिक समूहों से अलग समझते हैं अपने आप को। जो बाकी सामाजिक समूह है से अलग समझते हैं। पहली विशेषता ये आनुवांशिकता पर आधारित वर्ग है। दूसरी विशेषता दूसरे सामाजिक समूहों से अपने आप को अलग समझती है जाति। तीसरी विशेषता जाति के आधार पर व्यवसाय होते हैं।
व्यवसाय, है ना। बर्तन बनाने का काम कुम्हार करता है, कटिंग बाल बनाने का कार्य नाई करता है। यानी जाति के आधार पर व्यवसाय में बढ़ाई का काम बढ़ाई करेगा। तो ये ब्राह्मण का काम, जो पंडित का काम है वो ब्राह्मण जाति के लोग करेंगे। तो यानी व्यवसाय पर आधारित है, हर एक जाति का एक विशेष व्यवसाय है। और चौथी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जाति के भीतर ही वैवाहिक संबंध किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। जाति व्यवस्था विशेष तौर पर हिंदू धर्म की विशेषता रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी और वर्णों से जातियों का निर्माण हुआ था। लेकिन हिंदुओं के साथ रहते रहते मुसलमानों में और ईसाइयों में भी ये जाति व्यवस्था पनपने लग गई है। यानी आज के दिन मुस्लिम या ईसाई जो धर्म के लोग भारत में रहते हैं, वहां भी कुछ ऐसा की जाति व्यवस्था आने लग गई है। बात करते हैं भारतीय राजनीति में जाति। भारतीय राजनीति में जाति, देखिए भारतीय राजनीति में जो जाति है उसका क्या महत्व है। तो उसके महत्व के ऊपर आप एक लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी जयप्रकाश नारायण की एक लाइन है कि जाति भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। यानी जाति अपना आप में राजनीतिक दल है। ये कोटेशन अपना आप में काफी इंपॉर्टेंट है और जयप्रकाश नारायण की ध्यान रखिएगा, एग्जाम आ सकती है। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि जाति महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो जाति की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में, हम उसको समझेंगे। हम बात करते हैं पहला पॉइंट, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। देखो शासन प्रशासन सरकार के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को जाति प्रभावित करती है। प्रभावित क्यों करती है? क्योंकि जाति के पास एक संगठन है, जाति के पास एक संगठित समूह, बहुत सारे लोग इस जाति में जो जाति के नाम पर तुरंत एकत्रित हो सकते हैं और तुरंत एकत्रित होकर के राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से जाति आसानी से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आज के समय हम देखते हैं जाति के ये संगठनों के आधार पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, सरकारों से बहुत सारी मांगे होती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जाट आंदोलन हुए हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। और आरक्षण की मांग जातीय आंदोलनों की प्रमुख मांग रही है ना। दूसरा है जाति के आधार पर प्रत्याशी का चयन। जाति के आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रत्याशियों का निर्णय करती है। क्षेत्र विशेष में जब टिकट दिया जाता है, हर एक पार्टी अपना कैंडिडेट जब चुनती है तो कैंडिडेट चुनते समय उस क्षेत्र में जाति जो बाहुल्य है उसको ध्यान में रखना हर एक पार्टी नहीं भूलती। हर एक पार्टी चाहती है कि जिस क्षेत्र में टिकट दे रहे हैं वहां पर जिस जाति का बाहुल्य है उसी जाति के कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, ताकि बड़ी मात्रा में उस जाति के जो वोटर हैं उन वोटरों को जाति के नाम पर प्रलोभित किया जा सके। मान लिया जाए एक क्षेत्र है जहां पर राजपूत बड़ी संख्या में, तो पार्टियां चाहती है कि राजपूत कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए ताकि वहां पर जो राजपूत जाति के लोग हैं उनकी एक मुश्त वोट उन्हें मिल सके। इस वजह से कैंडिडेट का जो चयन होता है पार्टियों के द्वारा वो जातिगत आधार पर होता है। अगला पॉइंट आता है
जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। देखो वोटिंग जो होती है कैंडिडेट को चूज करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब लोग वोट डालने जाते हैं ना तो वोट डालते समय अपनी जाति का जो प्रत्याशी है उसकी तरफ उनका झुकाव स्वाभाविक तौर पर होता है। दो प्रत्याशी मैदान में हैं, अब एक प्रत्याशी आपकी खुद की जाति का है और दूसरा प्रत्याशी दूसरी जाति का है, तो स्वाभाविक सी बात है वोटरों का रुझान अपनी जाति के कैंडिडेट की ओर ज्यादा रहेगा। दूसरी बात कई बार प्रत्याशी को नहीं देख करके जो बड़े नेता उसकी जाति को देखा जाता है, सीएम कैंडिडेट को देखा जाता है, पीएम कैंडिडेट को देखा जाता है कि सीएम कैंडिडेट है, अगर उस दल का हमारी जाति का है तो उस जाति के लोग स्वाभाविक तौर पर उस दल को वोट देते हैं, है ना। तो जाति के आधार पर मतदान व्यवहार होता रहा है। इसका बड़े उदाहरण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये यहाँ के बड़े उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर बड़े पैमाने पर वोटिंग होती है, बिहार में होती है। यादव वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा जुड़े हुए रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के जातिगत आधार पर वोट बैंक रहे हैं, यानी जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार किया जाता है कि हमारी जाति इसको वोट देती तो हम इसी को वोट देंगे, ये हमारी जाति का कैंडिडेट तो हम इसी को वोट देंगे। अब आता है मंत्रिमंडल में जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्व। क्या होता है कि चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद जब मंत्रिमंडल बनता है तो वो मंत्रिमंडल में सभी जातियों को उनकी शक्ति के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के हिसाब से, राजनीति में उनकी हैसियत के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी जातियों को संतुष्ट किया जा सके। आप जब भी देखेंगे चुनाव होने के बाद किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनता है तो अखबार में एक हेडलाइन आती है, इतने जाट लिए, इतने सवर्ण लिए, इतने राजपूत लिए, इतने एससी लिए, इतने एसटी लिए, इतने ओबीसी लिए। ये क्या होता है, ये उस जाति के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि आपने हमें वोट दिया और हमने आपकी जाति के कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में, इतने कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ये उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं जातिगत दबाव समूह। दबाव समूह, देखो दबाव समूह और हित समूह क्या होता है पहले हम उससे समझें। दबाव समूह या हित समूह का आशय है ऐसे लोगों का समूह जिनके हित एक समान, किसी एक विशेष मुद्दे या कुछ विशेष मुद्दों पर लोगों का ऐसा संगठन जिनके हित एक समान हो और वो राजनीति में अपने संगठन पर अपने लोगों की संख्या के आधार पर दबाव बना करके अपने हितों के अनुकूल निर्णय करवाना चाहते हो, उसे दबाव समूह कहते हैं। अब बात आता है जातिगत दबाव समूह, यानी वो ही समूह जो जातियों के आधार पर बने। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग होती है तो गुर्जर जाति अपने आप में दबाव समूह हो जाता है, सभी उस जाति के लोग मिलकर के सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमें आरक्षण दीजिए, यानी हमारे हितों की पूर्ति कीजिए। तो जातियों के आधार पर दबाव समूह बनने लगे हैं। कहीं पर कोई घटना होती है, दुर्घटना हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है तो उस जाति के लोग लामबंद होकर सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमारी जाति के व्यक्ति पर ऐसा अत्याचार हुआ है, उसके लिए न्याय दिया जाए। बात करते हैं जाति और प्रशासन। आजकल क्या हो गया, आरक्षण और आरक्षण की वजह से जातिगत आधार पर लोग सेवाओं में जाने लगे। ओबीसी का 27% आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, और अब तो
जो आरक्षण है उस सवर्णों को भी दिया जाने लगा है। तो इस वजह से क्या हो गया कि प्रशासन में भी जाति का बोलबाला हो गया। आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहां पर आप देखने का प्रयास करते हैं कि यार आपकी जाति का कोई व्यक्ति मिल जाए। अगर वो मिल जाता तो आप तुरंत उसके बाद जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति जातिगत आधार पर आपसे सिंपैथी रखे और आपका काम तुरंत हो जाए, आसानी से हो जाए, है ना। और ऑफिसेस के अंदर भी आजकल ये होने लग गया है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ये देखते हैं कि हमारी जाति का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। अब बात करते हैं राज्यों की राजनीति में जाति। देखिए जाति का प्रभाव तो वैसे संपूर्ण राजनीति में है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रभाव कम नजर आता है। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि पूरे भारत की बात होती है और शायद कोई जाति होगी जो पूरे भारत को एक प्रभावित कर सकती है ना। लेकिन राज्यों की राजनीति में चूंकि एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक ही जाति के लोग संगठित तौर पर रह सकते हैं, इस वजह से राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव और ज्यादा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी जो है स्पेशली एक कास्ट है जाटव, उनको लेकर के और बाकी दूसरी जातियों को जोड़ बढ़ा के आगे बढ़ने का प्रयास करती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि जो मुलायम सिंह जी की पार्टी है वो यादवों को लेकर के आगे बढ़ती है और इसी प्रकार से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करती है। ऐसे आरोप लगते हैं, मैं इस बात को सत्य कहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव ज्यादा होता है ना। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार में जाति में जाति क्या होता है। जब चुनाव प्रचार किया जाता है तो जाति का आधार लिया जाता है। जैसे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में ओम प्रकाश हुड्डा की जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोकदल, तो जाटों को अपनी ओर लाने का प्रयास कर जाटों के नाम पर प्रचार किया जाता है। तो इस प्रकार जब चुनाव प्रचार होता है उन चुनाव प्रचारों में जाति के आधार पर अपने जाति के व्यक्ति को कहेंगे कि भैया तू देखना तुम्हारी जाति का व्यक्ति हमें वोट देना, है ना। और वहां पर अगर उस क्षेत्र में उस जाति का कैंडिडेट नहीं खड़ा है किसी पार्टी का, तो वो पार्टी उस जाति के किसी बड़े नेता को वहां पर लाएगी, वहां पर ला करके उससे प्रचार करवाएगी, उनसे चाहेगी कि देखो मैं आपकी जाति का हूं, इस वजह से मेरी बात मानिए और मेरे कहने पर आप हमारी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। चुनाव प्रचार जो होता है वो भी जातिगत आधार पर होने लग गया है। अब लास्ट में आ जाता है जातिगत अभिजनों का उदय, है ना। देखो राजनीति में जातिगत अभिजनों का उदय होने लग गया है। क्या होता है कि जाति के इस गठजोड़ में कुछ जातियां काफी प्रभावशाली होती है और प्रभावशाली ढंग से अपना प्रतिनिधित्व पा लेती है, उनमें संगठन क्षमता अच्छी होती है, दबाव बनाने की क्षमता अच्छी होती है, तो वो ऑटोमेटिक राजनीति में अभिजन हो जाते हैं, विशेष वर्ग के लोग हो जाते हैं, एलीट क्लास के लोग हो जाते हैं, निर्णय प्रक्रिया में उनका रोल बढ़ जाता है, सत्ता के गलियारों में उनका रोल बढ़ जाता है, बड़े पदों पर वो पहुंच जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जाट, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, ये जो जातियां हैं, किसी राज्य में यादव, किसी राज्य में एसटी, पेरियार, तो ये जो जातियां हैं इनका राजनीति में जब वर्चस्व बढ़ता है तो स्वाभाविक बात है कि राजनीति की वजह से इन जातियों के लोग जो है समाज में अलग नजर आने लग जाते हैं, है ना। हर एक राज्य का अलग अलग सिस्टम है। जैसे आप जाओगे बिहार में तुम्हारे यादवों का अलग सिस्टम आता है, अलग नजर आता है। आप अगर तमिलनाडु में जाओगे तो वहां पेरियार का अलग सिस्टम नजर आ जाएगा, वो अलग से संपन्न नजर आ जाएंगे। आप हरियाणा में जाओगे तो जाटों का अलग प्रभुत्व नजर आ जाएगा, राजस्थान में जाओगे तो मीणा, राजपूत, जाट
इन जातियों का अलग से प्रभुत्व नजर आएगा, यानी कि राजनीति के आधार पर जातिगत अभिजनों का उदय होने लग गया है। जाति की शक्ति के आधार पर कुछ जातियां ऊपर उठ गई और कुछ जातियां पीछे रह गई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जातिवाद के ऊपर। अगला वीडियो में आपको जल्दी लेकर के आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा पहले कमेंट करके बताना होगा। धन्यवाद।